मित्रों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राजस्थान में वीर आदिवासियों के विद्रोह के बारे में। मैं अपना परिचय पहले भी दे चुका हूं। मैं प्रोफेसर ब्रजकिशोर शर्मा। मैंने किसान और आदिवासी मुद्दों पर, इतिहास पर शोध कार्य किया है और मेरी एक समझ ये बनी है कि जो भारत में अंग्रेज़ी राज की स्थापना हुई, उस अंग्रेज़ी राज को प्रारंभिक तौर पर जो यहाँ के किसान और आदिवासी, जो सबसे नीचे स्तर की मतलब जो जनता थी, मेहनतकश लोग थे, आदिवासी लोग थे, किसान थे, उन्होंने ब्रिटिश सत्ता का निरंतर विरोध किया। जब हम कई बार प्रश्न उठता है कि भाई आज़ादी की लड़ाई कब आरंभ हुई, तो आज़ादी की लड़ाई तो अंग्रेज़ी साम्राज्य की स्थापना के साथ ही आरंभ हो जाती है और उस लड़ाई को आरंभ करने वाले प्रारंभिक तौर पर किसान और आदिवासी होते हैं। ये तो बाद की बात है, जब 1885 में जाकर के एक मिडिल क्लास पैदा हुआ, एजुकेशन आई, जो वेस्टर्न एजुकेटेड जो पीपल थे उन्होंने फिर ये एसोसिएशन, संगठन, तमाम चीज़ें बनाई। तो उसके पहले हम इतिहास देखते हैं कि आदिवासियों ने और किसानों ने अंग्रेज़ी सत्ता को हमेशा चुनौती दी और वे लगातार संघर्ष करते रहे। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ भील जनजाति कहिए या भील आदिवासियों के बारे में। भील आदिवासी राजस्थान के एक प्रमुख जनजाति समुदाय है और यह समुदाय राजस्थान में प्राचीन काल से, ऐतिहासिक काल से चला आ रहा है। यदि हम अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो जितने भी आदिवासी समुदाय हैं उसमें जनसंख्या की और क्षेत्र की दृष्टि से भील आदिवासी तीसरे स्थान पर आते हैं। पहले स्थान पर गोंड, दूसरे स्थान पर संथाल और तीसरे स्थान पर भील है। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से ज़्यादा जनसंख्या मीणा आदिवासियों की है, भील नंबर 2 पे आते हैं। किंतु जो ट्राइबल ट्रेड्स हैं, जो आदिवासियों के लक्षण हैं, वे लक्षण भीलों में यदि 80% हैं तो मीणा में वो मुश्किल से 20%, 25% मिलते हैं। तो दैट वे जो आदिवासी समुदाय, जिसमें कि अभी भी जो प्रिमिटिव जो ट्रेड्स हैं, जो उनके प्राचीन काल से चले आ रहे, जो उनके लक्षण हैं या उनके तौर तरीके हैं या उनकी संस्कृति है, उस दृष्टि से भील काफ़ी उसमें उस परिभाषा में आता है, इसे हम आदिवासी कहें। इस समुदाय से के नज़दीक में 2 आदिवासी समुदाय राजस्थान में और मिलते हैं। एक ग्रासिया है। ग्रासिया और भीलों की संस्कृति में कोई मुझे तो विशेष अंतर नहीं समझ में आता, किंतु सिरोही के क्षेत्र में जो आदिवासी निवास करते हैं उनको ग्रासिया के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ ज़्यादा ग्रासिया शब्द की व्याख्या नहीं करूँगा, कभी अलग उसमें व्याख्या करेंगे। और एक समुदाय और है जो भीलों के नज़दीक है, वो सहरिया समुदाय है। सहरिया केवल कोटा स्टेट में थे और अब जो 12 डिस्ट्रिक्ट है, 12 डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है शाहाबाद, किशनगंज, इन इलाकों में सहरिया आदिवासी निवास करते हैं। भील जो हैं, इनका जो कंसंट्रेशन अगर राजस्थान में देखा जाए, जो जहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं वो दक्षिणी राजस्थान में सबसे अधिक हैं। और इन दक्षिण राजस्थान में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन प्रिंसली स्टेट्स में उदयपुर, जिसे मेवाड़ भी कहते हैं, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और इसके जो अतिरिक्त हैं वो कुछ इलाके जो इधर हैं दक्षिण पश्चिम की ओर हैं, जिसमें ख़ास तौर पर सिरोही का इलाका भी है और कुछ लोग कहते हैं ये भीनमाल और जालौर तक भी और बाड़मेर तक भी श्रृंखला जाती है। किंतु वो जो वेस्टर्न जोन के भील हैं वे कल्चरली थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। तो सदर्न राजस्थानी ख़ास तौर पर
साधारण राजपूताना उस समय हम कहते थे, ये इनका खास एबोर्ड है। इनका जो निवास स्थान है वो दक्षिण राजस्थान है। और जो बागड़ है इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा है, वहाँ तो प्योर कंसंट्रेशन भीलों का मिलता है। तो ये जो भील विद्रोह की बात मैं करना चाह रहा हूँ, भील मूलतः एक शांति प्रिय और बड़े अलग थलग अपने आप में खुश रहने वाले आदिवासी समुदाय रहे हैं। किंतु जब अंग्रेजी राज की स्थापना होती है, या हम यूँ कहें कि जब राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ संधि के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य के मातहत अपने आप को रखा, उसी के बाद से जो है ये जो अशांति है वो भीलों में फैलने लगती है। इस अशांति का कारण ये है कि 1818 जो एक हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण वर्ष है राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से, क्योंकि ये वह वर्ष है जब यहाँ की देशी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियाँ की और उन संधियों के माध्यम से वे अंग्रेजी साम्राज्य के अंग बन गए। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर ये बात कही कि ये जो देशी रियासतें हैं वे अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रहेंगी और बाह्य मामले अंग्रेजों के हाथ में होंगे। किंतु जिन क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, इसमें ख़ास तौर पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही, ये ऐसे राज्य हैं, इन राज्यों में अधिसंख्य जनसंख्या आदिवासी, भील और गरासियों की थी। इन क्षेत्रों में संधियों के माध्यम से या बीच में और कॉलोनामों के माध्यम से या और उनके जो है सप्लीमेंट्री ट्रीटीज के थ्रू ऐसी व्यवस्थाएं कर दी थी कि उन्हें इन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने का सीधा अधिकार उन्होंने उसमें बनाए रखा। प्रश्न ये उठता है कि भाई जो आदिवासी है वो क्यों आंदोलित हो रहा है नई व्यवस्था के खिलाफ। तो निश्चित तौर पर जो एक परंपरागत तौर पर चला आ रहा आदिवासी समुदाय है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम में अपने आप को फिट पा रहा है, लेकिन जो ही सिस्टम चेंज होता है तो निश्चित तौर पर उसको जो है थोड़ी अनइजीनेस तो होगी ही और उसका परिणाम होगा अशांति। तो प्रश्न ये उठता है कि 1818 का जो वर्ष है उसमें इमीडिएटली ऐसे क्या कारण हुए, या हम ये कहें कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ऐसे क्या कारण रहे जिसके कारण भीलों को विद्रोह पर उतारू होना पड़ा। यहाँ मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भीलों के इतिहास पर कोई बहुत ज़्यादा शोध कार्य नहीं हुए हैं। शोध कार्य तो क्या, मुझे तो आज तक भीलों के इतिहास पर कोई भी ग्रंथ, कोई पुस्तक मुझे दिखाई नहीं दी है। केवल भीलों के जो सोशलॉजिकल स्टडीज़ हुई हैं उसमें अधिकांशतः ये नरेंद्र व्यास और ये पीसी जैन और इसके अलावा शंभुदयाल दोषी, इन लोगों ने काम किए हैं। और जो उदयपुर का ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी इतिहास पर कोई कार्य नहीं किया है, ना कभी करवाया है। तो इतिहास में इसमें बहुत काम नहीं हुआ है। इतिहास में जो काम हुआ है वो एक तो प्रोफेसर एल.पी. माथुर का काम है। एल.पी. माथुर ने यहाँ के ट्राइबल रिवोल्ट्स पर 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी दोनों पर भरपूर कार्य किया है। और एक काम मैंने किया है, लेकिन मुझे खेद है, ये मेरी पुस्तक है ट्राइबल रिवोल्ट्स, और ये ट्राइबल रिवोल्ट्स मुख्य रूप से राजस्थान के आदिवासियों के ऐतिहासिक पक्ष को और उनका जो विद्रोह जो हुए उन सबको मैंने इसमें कवर किया है। लेकिन मुझे खेद इस बात से है कि इस पुस्तक को गंभीरता से किसी ने पढ़ा ही नहीं है। या तो हम यूँ माने कि ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के इतिहास में किसी को कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उनके इतिहास से वोट तो मिलेंगे नहीं। वोटों के लिए तो दूसरी तरह के अध्ययन होते हैं, तो वोटों के लिए तो अध्ययन हुए हैं, लेकिन ऐसा अध्ययन नहीं हुआ जो उनके पास्ट को, जो उनकी संस्कृति को इस सभ्य समाज के सामने, तथाकथित सभ्य समाज के सामने लाए और उनमें जो अच्छे गुण हैं या जो हमारी इंडिजीनियस एक जो नॉलेज है, इंडिजीनियस जो तौर तरीके हैं, उनको हम डिस्कवर करके कैसे आज भी उनकी संस्कृति को हम समाज उपयोगी और राष्ट्र उपयोगी बना सकते हैं।
और दूसरी किताब मैंने इसे एक संक्षिप्त रूप में ये राजस्थान में किसान और आदिवासी आंदोलन लिखी, जिसमें मैंने इनका उल्लेख किया है। अब मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ। यदि कोई भी जिज्ञासु मेरी पुस्तकों को देखेगा और उनको पढ़ने की कोशिश करेगा तो वहाँ से उनको इतने सूत्र मिल जाएंगे कि वे भीलों के इतिहास पर बड़ा काम कर सकते हैं। 1818 में सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो परंपरागत जंगल अधिकार आदिवासियों को मिले हुए थे उन पर अंग्रेज़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुठाराघात हुआ, क्योंकि अभी तक आदिवासी जंगल के संसाधनों का, जंगल की उपजों का निःशुल्क प्रयोग करते आ रहे थे और उन पर वो अपनी कम्युनिटी का अधिकार मानते थे। मतलब उनका एक तरीके से देखा जाए तो वो संयुक्त स्वामित्व की जो परंपरा थी कि सभी लोग उस जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं, उसका विकास करते हैं, उसमें प्लांटेशन भी करते हैं, प्लांटों की रखवाली भी करते हैं और जब उससे उपज मिलती है तो उससे वो उसको प्राप्त करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद ये हुआ कि जहाँ आदिवासी अभी तक एक तरह से स्वायत्ततापूर्ण जीवन जी रहे थे, देवर ऑटोनोमस, दो देवर पार्ट ऑफ सर्टेन स्टेट्स बट दे वर नॉट अंडर द स्ट्रिक्ट administrative and political control of any state. Therefore, they were leading a life of autonomous type community life. तो उस पर जब कुठाराघात हुआ उनके परंपरागत जंगल अधिकारों पर, तो निश्चित रूप से उनमें इस बात को लेकर के आक्रोश पैदा हुआ। दूसरा क्या हुआ है, अंग्रेज़ों के आने के बाद आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी तत्वों का प्रवेश, जिसमें राजस्व के अधिकारी हैं, राजस्व के कर्मचारी हैं, राजस्व को जो कलेक्ट करने वाले लोग हैं वे हैं, इन सब का जो प्रवेश होता है, फिर उसके साथ साथ दुकानदार भी और दूसरे लोग भी वहाँ पहुँचे। तो उससे ये हुआ, उनको ये लगा कि उनकी संस्कृति को, उनके समाज को ओवर पावर्ड किया जा रहा है, दूसरे लोग उस पर हावी होते जा रहे हैं। तो उस तत्व से भी वे आतंकित थे। इसके अलावा जो नए कानून आए थे अंग्रेज़ों के, ब्रिटिश विधियाँ जो थी, वे क्या है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करती थी, जबकि आदिवासी संयुक्त स्वामित्व के अधिकार के हिमायती थे। तो इसमें क्या है कि वो उनके अनुकूल नहीं हो रही थी ये ब्रिटिश विधि व्यवस्था, उसमें वो अपने आप को बड़ा ही असहज और परेशान महसूस कर रहे थे। उसके अलावा जो भील सदियों से एक स्वायत्तता एंजॉय कर रहे थे, जो उनकी ऑटोनॉमी थी, उस पर ये प्रहार था। इसका प्रहार का कारण क्या था? प्रारंभ से ही अंग्रेज़ों ने आदिवासियों के प्रति एक कठोर नीति अपनाई। उस कठोर नीति अपनाने का कारण ये था कि जब पश्चिमी पूर्वी भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य की स्थापना पहले हुई, खासतौर पर बंगाल, बिहार में आदिवासी विद्रोह बहुत पहले शुरू हो जाते हैं, इधर महाराष्ट्र में भी होते हैं, इधर दक्षिण में भी होते हैं। तो पूरा पश्चिम और दक्षिण में जो आदिवासियों से जिस तरह से उन्होंने मुकाबला करना पड़ा, तो उनको ये लगा कि यदि अपने साम्राज्य की स्थायित्व चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो इन आदिवासी क्षेत्रों पर प्रशासनिक नियंत्रण कायम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम कई तरह की शांति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो अंग्रेज़ी साम्राज्य के खिलाफ विद्रोही लोग होते थे, वे विद्रोही लोग आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के शरण ले लेते थे और विषम भौगोलिक स्थितियों के कारण वहाँ सैनिक अभियान चलाना आसान नहीं होता था। इसलिए इन्होंने देखा कि पहले से ही इन आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक तंत्र को मजबूत कर दिया जाए, ताकि जो विद्रोही लोग हैं या जो विधि भंजक हैं, कानून तोड़ने वाले हैं, उन सबको यहाँ शरण ना मिले। तो प्रारंभ से ही भीलों के दमन की नीति उनके दिमाग में फिट थी, क्योंकि वो ये सारा अनुभव दूसरे क्षेत्रों में कर चुके थे और यहाँ वो रिपीट नहीं करना चाहते थे। इसलिए प्रारंभिक तौर पर ही वो आदिवासियों पर अपना जो है नियंत्रण कायम करना चाहते थे। जो भील और ग्रासिया बाहुल्य राज्य हैं, इनमें ख़ास तौर पर जैसा मैंने आपको अभी बताया कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व सिरोही, यहाँ के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार अंग्रेज़ों ने प्राप्त कर लिया। मेवाड़ के मामले में ख़ास तौर पर तो ये किया
कि मेवाड़ से जो वार्षिक नजराना लिया जाना था अंग्रेज़ों के द्वारा, कंपनी के द्वारा, उसकी राशि को प्रारंभिक तौर पर फिक्स नहीं किया गया, बल्कि सर्टेन पोर्शन ऑफ द टोटल रेवेन्यू वाज लेविड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसमें ये था कि जितना राजस्व मिलेगा उस राजस्व का एक हिस्सा जैसे इनिशियली ये तय किया गया, इनिशियल फॉर 5 ईयर्स जो है पहले 5 वर्षों तक टोटल रेवेन्यू का 1/4 हिस्सा कंपनी को मिलेगा और 5 वर्ष बाद 3/8 हिस्सा कंपनी को मिलेगा। तो इस प्रकार से कंपनी ने जो है अपना हिस्सा तय किया था। तो निश्चित तौर पर राजस्व वृद्धि का मतलब था कंपनी की आय में वृद्धि। तो राजस्व वृद्धि के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों को अपनाने के लिए जब प्रयास शुरू हुए तो आदिवासी भील जो बहुसंख्यक थे, अल्पसंख्यक जनसंख्या थी, जो या तो टैक्स देते ही नहीं थे, किसी तरह का कोई कर था ही नहीं उन पर, और था भी तो वो इतना नॉमिनल था, जस्ट वो एक सिंबॉलिक था, टोकन अमाउंट थी वो कि भाई हाँ ओवरलॉर्डशिप का टोकन अमाउंट हम राजा जी को दे रहे हैं, अदरवाइज हम ऑटोनोमस में अपना चला रहे हैं। तो इस तरह से जो राजस्व वृद्धि के जो प्रयास हुए, और तब एक ही तरीका बचा था कि और राजस्व बढ़ाया जाए। तो राजस्व किस में बढ़ सकता था? लैंड रेवेन्यू बढ़ा सकते थे, फॉरेस्ट को पर टैक्स लगा सकते थे, इसके अलावा जो तरीके हो सकते थे टैक्स बढ़ाने के, तो उसका भार अंत में आम जनता पर पड़ता है। और आम जनता वहाँ की आदिवासी भीलों की जनता थी, तो उनके ऊपर जो करारोपण का कर लागू करने के जो प्रयास किए गए वे आदिवासी विद्रोह का कारण बने। एक चीज़ और थी, नई व्यवस्था के अंतर्गत जो ये थे आपके आदिवासी नई व्यवस्था के अंतर्गत जो सेनाएं थी, देसी सेनाएं, उन देसी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। न्यू रेगुलर आर्मी में तो भील नहीं थे, किंतु भील जो देसी रियासतों की सेनाएं थी उनके काम के साथ जुड़े हुए थे, जिसके बदले उनको राज्य से कभी कभी कुछ प्राप्ति भी होती थी और उनको कुछ फेवर भी मिले होते थे, तो वो फेवर्ड ग्रुप बन जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब देसी जो सेना है उनको भंग कर दिया गया, तो जो भील थोड़ा बहुत सैनिक सेवा के नाम पर भी कार्य करते थे उससे भी अलग हो गए। और सही अर्थों में देखा जाए तो वो कई माध्यमों से जो राज्यों के साथ बड़ी नज़दीकी से जुड़े हुए थे, अंग्रेज़ों ने राज्य और जनता के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया, ताकि इधर तो राजाओं को दबोचे रखें और उधर जो है जनता का भी दमन कर सकें। तो ये दमनात्मक जो नीति थी अंग्रेज़ों की, उसी का एक हिस्सा था। और जो सबसे पहले शुरुआत होती है विद्रोह की, वो उदयपुर में होती है 1818 में ही। 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ ने, या हम उदयपुर कहते हैं से, उदयपुर ने एक संधि की, और उस संधि के बाद से तत्काल जो है वहाँ के जो ब्रिटिश एजेंट थे जेम्स टॉड ने तुरंत भीलों को पर अपना नियंत्रण कायम करने का प्रयास शुरू कर दिया। जैसा मैंने एक बार और कहा था, क्योंकि जो मेरों का भी जब दमन किया गया तो उसी में भी इनिशिएटिव जेम्स टॉड का ही था, क्योंकि मेरों का जो हिस्सा मेवाड़ के अंतर्गत था उस पर जिस तरह से नियंत्रण कायम करने की कोशिश की, उसी के बाद हम देखते हैं संपूर्ण मेरवाड़ा में विद्रोह होता है। तो वही जो कर्नल टॉड, जिनका नाम ज़्यादातर तो इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा, लेकिन उन्होंने जो राजस्थान का इतिहास भी लिखा वो साम्राज्यवादी हितों को पूरा करने के लिए लिखा। तो जनवरी 1818 में ये हुआ है, उनका संधि हुई है, और दिसंबर 1818 में लगभग विद्रोह होने लगता है। तो इस विद्रोह का तात्कालिक कारण जो हम मानते हैं वो ये है कि संधि के साथ ही जो जेम्स टॉड के प्रयास थे भीलों पर नियंत्रण कायम करने के, उनसे भील आशंकित हो गए, और आशंकित होकर के उन्होंने विद्रोह कर दिया। दूसरी बात क्या थी कि भील अपने जो उनकी पाल हैं, जहाँ निवास करते हैं, उसको गांव अथवा कस्बे नहीं कहते, उनको पाल कहते हैं। तो पालों के आसपास के जो क्षेत्र होते थे, उन क्षेत्रों में यदि कोई गांव या कस्बा भी पड़ता है तो उन क्षेत्रों की रखवाली मतलब एक तरह से चौकीदारी के लिए वो वहाँ के लोगों से एक कर वसूल करते थे, जिसे रखवाली कहा जाता था।
तो रखवाली कर वसूल करने का अधिकार आदिवासी भीलों को था अपने क्षेत्रों से, क्योंकि वे अपने क्षेत्रों में पूरी सुरक्षा प्रदान करते थे, चौकीदारी करते थे और वॉच एंड वार्ड का काम भी वो लोग करते थे। दूसरा एक लाग थी बोलाई। बोलाई क्या था कि जो आदिवासी क्षेत्रों से यात्री, व्यापारिक कारवां, व्यापारी जो लोग गुजरते थे, उनके सेफ्टी के लिए, उनके सेफ पैसेज के लिए भी ये आदिवासी बोलाई नामक लाग वसूल करते थे। और वे बोलाई लाग अपनी जो उनकी पाल होती थी उस एरिया में करते थे और इन कारवाओं को, इन यात्रियों को, इनके साथ में बाकायदा इनके लोग भी चलते थे आदिवासियों के, ताकि वो जहाँ तक उनकी हद है उस हद तक उनको सुरक्षित पहुँचा दें। तो अंग्रेज़ों को ये भान हुआ या जेम्स टॉड को ये लगा कि दिस इज़ स्टेट विद इन स्टेट। भाई ये कौन सा हुआ कि ये लोग टैक्स वसूल करते हैं, जनता कभी टैक्स वसूल करती है क्या? जनता टैक्स देती है। यहाँ उल्टा हो रहा है कि ये जो है टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो जेम्स टॉड ने रखवाली और बोलाई नाम की लागों पर रोक लगा दी। और जब रोक लगाने की बात आई तो भील अपने परंपरागत अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने ये चेतावनी भी दी कि उनके परंपरागत जो भी जंगल अधिकार हैं, जो उनके ये रखवाली और बोलाई की वसूल करने के अधिकार हैं, इन पर कुठाराघात नहीं किया जाए और यदि इनको छीनने की कोशिश की गई तो हम विद्रोह करने पर मजबूर होंगे। और जनवरी में ये शुरुआत होती है। मात्र 12 महीने के अंदर दिसंबर 1818 में उदयपुर में जो भील क्षेत्र था वहाँ भीलों ने अपनी आज़ादी घोषित कर दी। भीलों ने अपने क्षेत्रों को, ये बात कर रहा हूँ मैं 1818 की, दिसंबर की, तो दिसंबर 1818 में भीलों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने क्षेत्रों की नाकेबंदी कर दी और अपने क्षेत्रों में किसी भी गैर आदिवासी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। यहाँ तक कि जो सरकार के अधिकारी और राजस्व के कर्मचारी या दूसरे लोग इस काम के लिए लगाए गए थे, जो पुलिस और सैनिक भी, वो सब भी उनके क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सके और उन्होंने कड़ा मुकाबला किया। तो जब ये देखा कि ये तो स्वतंत्र होने की स्थिति में आ रहे हैं, तो जनवरी 1820 मतलब लगभग 1.5-2 साल बाद जा कर के अंग्रेज़ी सेना का एक दल इनके दमन के लिए भील क्षेत्रों में भेजा जाता है, लेकिन उसे भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली। और जब सफलता नहीं मिली तो भील इससे और ज़्यादा उत्साहित हुए। उनको ये लगा उन्होंने तो अंग्रेज़ों को ही परास्त कर दिया है, तो उनका विद्रोह और तीव्र हो गया। और जब विद्रोह तीव्र हुआ तो उसमें उन्होंने कई स्थानों पर लूटपाट करना भी शुरू किया। अपने क्षेत्रों से किसी गैर आदिवासी के निकलने पर रोक लगा दी। कुल मिलाकर के प्रशासन बिल्कुल ठप हो गया, प्रशासन पंगु हो गया। तो ऐसी स्थिति में फिर जनवरी 1823 में एक उदयपुर राज्य की, और जिसमें जागीरदारों से भी सैनिक सहायता मांगी गई थी, जबकि सैनिक सिस्टम ख़त्म हो चुका था। तो उन जागीरदारों को लेकर के, उनकी सेना को लेकर के और अंग्रेज़ी सेना ने मिल कर के एक संयुक्त अभियान चलाया जनवरी 1823 में। और 1 साल के निरंतर प्रयास के बाद दिसंबर 1823 में जाकर के इन विद्रोह को दबा दिया गया। और भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए दिसंबर 1823 में ही जो मेवाड़ का भील क्षेत्र था वहाँ एक स्थायी सेना लगा दी। किंतु इस भील सेना के, अंग्रेज़ी सेना के लगाने के बाद भी भील विद्रोह पूरी तरह शांत नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने विद्रोह छोड़ दिया, उस समय वो दब गए, लेकिन वो लगातार जो सेना और आदिवासियों के बीच में छेड़छाड़ चलती रही। तो इस तरह से उदयपुर में एक अस्थायी शांति 1823 में कायम होती है। इसी बीच 1825 में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भील विद्रोह कर देते हैं। ये भील विद्रोह की जो घटनाएं हैं वे ज़्यादातर तो छिटपुट हैं, बिखरी हुई हैं, संयुक्त नहीं हैं। किंतु डूंगरपुर में ख़ास तौर पर बांसवाड़ा में भी अनेक विद्रोह हुए, लेकिन वे ऐसे छोटे छोटे पालों में थी, उनका विस्तार नहीं हो सका, तो वो दबा दिए गए। किंतु डूंगरपुर में एक सशक्त विद्रोह हुआ 1825 में। तो उस समय जो अंग्रेज़ी सेना थी उसने तुरंत एक्शन लेते हुए इसका ये जनवरी 1825 में आरंभ होता है और मई 1825 तक 4-5 महीने के सैनिक अभियान के द्वारा डूंगरपुर के
विद्रोह को न केवल दबा दिया गया बल्कि इतने हावी हो गए अंग्रेज़ उनके ऊपर कि वहाँ के जो मुखिया थे, एक ये पाल है लिम्बरा बारू, तो लिम्बरा बारू पाल के जो आदिवासी मुखिया थे, उन आदिवासी मुखियाओं को एक पक्षीय समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। यदि हम इस समझौते की शर्तों को देखें तो हम ये पाएंगे कि अंग्रेज़ों ने ये शर्तें डिक्टेट कराई थीं और अपना जो दमनकारी रूप है आदिवासियों के विरुद्ध उसको ही दिखाया। आप देखें जो 8 सूत्री समझौता हुआ, जिसमें इन्होंने जो भील मुखिया हैं लिम्बरा बारू पाल के, उन भील मुखियाओं ने ये शपथ ली कि हम धनुष बाण और सभी हथियार सौंप देंगे, धनुष बाण और हथियार हम नहीं रखेंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमने पिछले उपद्रवों में जो भी लूटपाट की है वो लूट का माल हम वापस लौटा देंगे। तीसरी बात उन्होंने कहा कि भविष्य में हम कभी भी अब किसी भी गांव, कस्बे या सार्वजनिक मार्गों पर लूटपाट नहीं करेंगे। इसके अलावा चौथा था हम ब्रिटिश सरकार के शत्रु, चोर, लुटेरे, ग्रासियाँ अथवा ठाकुरों को शरण नहीं देंगे। मतलब जो ब्रिटिश सरकार के शत्रु हैं, ब्रिटिश सरकार के जो विरोधी हैं, उनको हम अपने गांव में शरण नहीं देंगे। हम कंपनी के नियमों की, आदेशों की पालना करेंगे और जब जब हमको बुलाया जाएगा हम उपस्थित होंगे। इसी तरह से गाँवों के जो रावल और ठाकुर हैं, उनसे हम नाम मात्र का जो रखवाली और सुरक्षा के लिए लेते थे, नाम मात्र का उनसे हम अपना हक लेंगे और उससे अधिक नहीं लेंगे। इसके अलावा डूंगरपुर रावल को हम वार्षिक कर अदा करते रहेंगे। और अंत में ये था, यदि कंपनी की रियाया का, कंपनी के मतलब जो एरिया हैं, जो कंपनी प्रोविंसेस हैं, वहाँ का यदि कोई अधिकारी व्यक्ति उनके यहाँ आता है तो वे उसकी सुरक्षा करेंगे अपने क्षेत्रों में और उनको किस तरह की क्षति नहीं होने देंगे। तो ये एक पक्षीय समझौता थोप दिया गया। अब यदि हम देखें कि एक अंतिम और था, यदि लास्ट में जो उन्होंने शपथ ली, यदि हम उपरोक्त जो समझौता है या उपरोक्त तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं तो हमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपराधी माना जाएगा और हमारे विरुद्ध अंग्रेज़ों को कार्रवाई करने का अधिकार होगा। तो ये एक ऐसी एक पक्षीय शर्त थी जो उनके ऊपर थोप दी गई। और इसी तरह की शर्तें डूंगरपुर की अन्य पालों पर, जिसमें यह है सिमूर बारू, देवल, नंदू, इन पालों के मुखियाओं के साथ भी इसी प्रकार के समझौते किए गए। पूर्ण शांति तो नहीं हो पाई डूंगरपुर में भी, लेकिन हाँ काफ़ी लंबे समय तक कोई सशक्त भील विद्रोह नहीं हुआ। किंतु उदयपुर में 1826 में, 1825 में तो डूंगरपुर का मसला तय हो रहा है, 1826 में उदयपुर में फिर विद्रोह हो जाता है। और इस विद्रोह का कारण था ग्रासिया भील मुखिया दौलत सिंह और गोविंदरा का विद्रोह। तो ग्रासिया जो मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ये ग्रासिया आदिवासी सिरोही क्षेत्र में हैं, लेकिन ग्रासिया ठाकुर भी होते थे जिनको अपने ग्रास के दो मतलब हैं। ये ग्रासिया मतलब गिरी पर आसिया, पहाड़ पर जिनका आशियाना है वो ग्रासिया हैं, पहाड़ में रहने वाले लोग। और ये ग्रासिया, ग्रास कहते हैं तो भोजन करते हैं, उसमें ग्रास खाते हैं। तो जो कुछ मुखियाओं को, चाहे वो आदिवासी हों चाहे वे राजपूत हों, उन मुखियाओं को जो ग्रांट अपने जीवन यापन के लिए मिली होती थी उसको ग्रास कहते थे। और उसके जो जीवन यापन के लिए जिनको ग्रांट मिली उनको ग्रासिया कहते थे। तो भील मतलब ये जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं दौलत सिंह की, ये एक भील ग्रासिया है, भील ठाकुर है एक तरीके से, और वो उसने विद्रोह किया। दूसरा गोविंदरा, इन दोनों का 1826 में विद्रोह होता है। और इन्होंने विद्रोह इतना फैला इनका कि इन्होंने अपनी एक सेना खड़ी कर ली और अपनी सेना बना करके अंग्रेज़ों को चुनौती देने लगे। तो उसके प्रभाव में आकर के जितना भी भील क्षेत्र था उदयपुर का, उस सभी में विद्रोह 1826 में सब जगह आरंभ हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो 1826 का विद्रोह है ये जनवरी 1826 में शुरू होता है और जनवरी 1828 में लगभग 2 साल के निरंतर संघर्ष के बाद दौलत सिंह आत्मसमर्पण कर देता है। और आत्मसमर्पण के बाद उसके साथ एक समझौता होता है, जिस समझौते के अंतर्गत उसके गुजारे के लिए बबूलवाड़ा नामक गांव
जागीर में उसको दे दिया जाता है। और जागीर वो भी ऐसी वही ग्रास जागीरी थी, उसमें थोड़े उदारता बरती गई कि उससे ज़्यादा कर वसूल ना किया जाए। तो ये जो दौलत सिंह का जो विद्रोह है, जब ये ख़त्म हुआ तो उसी के साथ ये जो दूसरे विद्रोह ये भी ख़त्म हो गए। एक और बात हुई इसी के अंतर्गत, एक ठिकाना था इनका, भीलों की जागीर थी जावास। तो जावास जो जागीर है उसको 1823 में अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था, तो उसे 1826 में बहाल कर दिया, उसे रिस्टोर कर दिया। और जो जावास की भील जागीर के जो मुखिया थे उन्हें उनकी जागीर वापस सौंप दी गई। तो ये जो विद्रोह 1828 में जिसका दमन हुआ, उसका एक परिणाम तो ये हुआ कि थोड़े से भीलों के प्रति अंग्रेज़ों की नीति में उदारता दिखाई देती है। और इस उदारता हमें देखते हैं कि सबसे बड़ी उदारता ये थी कि एक तो जिस विद्रोही ने आत्मसमर्पण किया उसी को वापस बबूलवाड़ा की जो एक गांव दे करके उसके अपने जीवन यापन के लिए उससे शांति प्राप्त की। और दूसरी तरफ जो भील जागीर थी जावास की, जिसको ये जब्त कर लिया गया था, उसको रिस्टोर किया गया। इसके अलावा भीलों को, ये उदयपुर की बात केवल है, मेवाड़ स्टेट में भीलों को गोलाई कर वसूल करने की अनुमति दे दी गई। रखवाली का तो अनुमति नहीं दी गई। जो रखवाली का वो लेते थे, जिसमें वॉच एंड वार्ड का काम करते थे, वो तो उसके लिए तो पुलिस लगा दी गई। और पुलिस जब लगा दी गई तो उसके बाद तो पुलिस ही जब थाने जब खुल गए तो जो ये इनका वॉच एंड वार्ड का काम था वो अपने आप ही ख़त्म हो गया। दूसरी बात क्या हुई कि ये जो आदिवासी हैं उनके जीवन यापन के लिए जो और भी साधन थे, तो उसमें ख़ास तौर पर घोषणा तो नहीं की गई, लेकिन जो प्रयास हो रहे थे लैंड रेवेन्यू लागू करने के उदयपुर में, वो प्रयास थम गए। इसके अलावा जंगल टैक्स लगाने की जो बात चल रही थी वो भी थम गए। तो फॉर द टाइम बीइंग हम ये कह सकते हैं कि आदिवासी इन संघर्षों के माध्यम से अंग्रेज़ों को इस स्तर पर ले आए कि ताकि उनके साथ ज़्यादती ना हो। और अंग्रेज़ भी समझ चुके थे कि यदि एक ही फेज में, अगर एक ही बार में इनके सारे अधिकारों को ख़त्म किया गया तो ये ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए इनके प्रति उदारता बरत करके प्रशासन के तंत्र को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उसको इतना मजबूत कर दो कि एक एक आदमी के पीछे प्रशासन तंत्र लग जाए, ताकि भविष्य में किसी विद्रोह की संभावना को ख़त्म कर दिया जाए। तो ये जो 1828 के बाद थोड़ी उदार नीति जो अपनाई गई, उस उदार नीति का कारण ये नहीं है कि अंग्रेज़ बड़े दयालु थे या उनके सहयोगी प्रिंसली स्टेट्स दयालु हो गए थे, क्योंकि वे तो अंग्रेज़ों की नीति का विरोध ही नहीं कर सकते थे। उनको पता था देसी रियासतों को कि उनका अस्तित्व ही अंग्रेज़ों की कृपा पर है, इसलिए अंग्रेज़ों को तो वो कभी रुष्ट कर ही नहीं सकते थे। तो अंग्रेज़ जिस तरह की मनमानी इन आदिवासियों के साथ कर रहे थे, उनको एक बार रोक लगी 1828 में जाकर के। लेकिन वो जो 1828 का समझौता है और वो शांति है, वो लंबे समय तक नहीं रहती है। बीच बीच में आदिवासी किसी न किसी अपनी बात को लेकर के, कभी पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ होती है, कभी वो प्रशासन के जो लोग हैं उनके साथ होती है। तो एक कशमकश चलती रही, लेकिन कोई विद्रोह 1838 तक नहीं होता है। इसके पहले 1836 में बांसवाड़ा भील विद्रोह हुए, जिनको अंग्रेज़ी सेना की मदद से बांसवाड़ा के महाराजा साहब ने दबा दिया। तो कुल मिला करके जो ये आज मैं प्रस्तुत किया है, ये 1818 जनवरी में जो विद्रोह आरंभ हुए थे, वे दिसंबर 1838 लगभग 20 वर्ष तक आदिवासियों ने अंग्रेजी जैसी ताकतवर शक्ति को शिकस्त दी, उनसे मुकाबला किया। ये तो नहीं संभव था कि वे उनको जीत सकते थे, क्योंकि वो इतनी बड़ी शक्ति बन चुके थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी यहाँ के राज्यों और सल्तनतों को अपने अधीन कर लिया था या उनको अपने राज्य में विलीन कर लिया था। तो उनकी शक्ति तो सूरज उग रहा था, सूरज चमक रहा था उनका, तो उनसे मुकाबला करना। लेकिन अज्ञान कई बार बड़ा फ़ायदा करता है, क्योंकि आदिवासियों को ये नहीं पता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, कि पूरी संरचना क्या है। उनको तो ये था कि उनका अपना जो क्षेत्र है, जहाँ वे सदियों से
उनके पूर्वज भी यहाँ रहे, वो रह रहे हैं, वो उनके अपने क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में जो भी प्राकृतिक संपदा है वह उनकी है, वो उसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं जो वो कर रहे थे। और जब उनके उन अधिकारों पर प्रहार हुआ तो ये विद्रोह होता है। तो उन्होंने ये एहसास करा दिया ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को कि यहाँ की जो आदिवासी निरीह जनता है इसके ऊपर आप अत्याचार करके शासन नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्रशासनिक सुधार की थोड़ी सी उदारता की नीति अपनाई जाती है। तो ये 1818 से और 1838 तक का भील विद्रोह बड़ा ही, जिसको हम कहेंगे कि बहादुरीपूर्ण तरीके से ये भीलों ने मुकाबला किया। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि राजस्थान में भील आदिवासियों के विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, तो केवल विद्रोहों के ऊपर ही पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। तो अभी ये जो है इनको हम प्रारंभिक भील विद्रोह कह सकते हैं जो 19वीं सदी के एक अर्ली स्टेज में हुए हैं। इसके बाद तो भील विद्रोह और ज़्यादा व्यापक होते हैं और ज़्यादा बड़ा रूप धारण करते हैं। तो ये जो है नेक्स्ट उसमें हम 1838 से लेकर के और 1880 तक नेक्स्ट जो है वीडियो में देंगे। और तब तक मेरी मित्रों से यह है कि निवेदन कि अपने इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें और अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, तो इसका जितना विस्तार होगा उतना इसमें निखार आएगा और आप लोगों के लिए मैं और अच्छी सामग्री उपलब्ध करा सकूँगा। धन्यवाद। हाँ।